तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर 2 में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का मतलब क्या होता है कि गैसेस के जो प्रॉपर्टी बिहेवियर आती है उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से आती है, और उसके अंदर हमने तकरीबन कितने 6 या 7 पॉइंट्स लिखे थे। ठीक है, 6 पॉइंट्स लिखे थे। ओके, तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दैट्स वाई दे आर इजी टू कंप्रेस। के गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये इजी टू कंप्रेस होते हैं। कंप्रेस इनको आराम से किया जा सकता है। तो जैसे है ना, बलून में गैस भरी हुई है तो आराम से दबाया जा सकता है बलून को। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो ये मीन फ्री पाथ कहलाता है। सेकेंड, उसके बाद के द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर इन कंटिन्यूस मोशन, कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, लगातार हरकत करते रहते हैं। एंड दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन बट इन रैंडम डायरेक्शंस, कि वो स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल करते हैं लेकिन रैंडम डायरेक्शंस में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, मतलब देखो, सीधे जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे लेकिन रैंडम डायरेक्शंस में करेंगे। ठीक है, ठीक है, सारे ही मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने सबके पाथ बना दिए और ये सब के सब डायरेक्शंस इनकी रैंडम है, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और उसके अलावा वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी टकराते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल आपको आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल आपको आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है कि आगे जाकर ये वॉल ऑफ कंटेनर से जाकर टकरा जाएगा। तो ये जो डब्बा है, इस डब्बे को हम लोग कह सकते हैं कंटेनर, इसको वेसल भी लिखते हैं और इसको समटाइम्स सिलेंडर भी लिखते हैं, कि गैसेस को सिलेंडर में भी भरा जा सकता है, वेसल में या कंटेनर में। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें से किसी भी एक चीज़ में जो आप गैसेस को भर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं और वो कोलाइड करते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं और साथ में वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। ठीक है, और इनकी जो कोलिजन होती है परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दो तरह की कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, उसमें मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व हो जाती है। इसके मतलब एक मॉलिक्यूल अपनी पूरे एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। जैसे स्नोकर है ना, कि स्नोकर की जब एक बॉल को दूसरे बॉल में मारते हैं तो जो मूविंग बॉल होती है वो रुक जाती है, जबकि दूसरी बॉल मूव करनी शुरू कर देती है। उसके बाद एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, पूरी एनर्जी लॉस नहीं होती है कोई एनर्जी उसके अंदर, उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो है वो इलास्टिकली कोलाइड कर रहे होते हैं, मतलब अपनी पूरी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को दे देते हैं जब टकराते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट ये होता है कि जब मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कोलाइड करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, तो फिर क्या होता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के दीवार के साथ जाकर टकराते हैं तो फिर क्या होता है, गैसेस का प्रेशर एक्सर्ट होता है, गैसेस का प्रेशर बनता है। जो हम सिलेंडर वगैरह में देखते हैं ना कि गैस जब डालते हैं तो सीएनजी वगैरह, तो प्रेशर गेज लगा होता है उसके अंदर। तो प्रेशर क्या होता है कि जैसे जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स गैसेस के वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे वो उतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करते हैं, तो वो गैसेस को ऐड करा तो प्रेशर ऐड हो गया, वो गैसेस ही ऐड हो रहे होते हैं उसके अंदर प्रेशर ऐड करने पर। नेक्स्ट क्या होता है कि उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 जो आपका होता है उसके बाद के वो फॉल्टी पोस्टुलेट है। पॉइंट नंबर 5 में आप आगे जो है वो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फॉल्टी पोस्टुलेट। टोटल 6 पॉइंट है ना, तो 5वां पॉइंट है फॉल्टी, मतलब गलत है। तो इन 6 पॉइंट्स में से वो क्या कहता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैसेस, कि आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन नहीं होती। तो पहले तो ये चीज़ समझो कि दो तरह के गैसेस हैं। एक गैस हमारे पास होती है उसको हम लोग कहते हैं रियल गैस, दूसरी गैस हमारे पास होती है उसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस। रियल गैस मतलब हकीकी गैस, वो गैस जो हकीकत की दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो जैसे नाइट्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है या
कार्बन डाइऑक्साइड गैस या मीथेन गैस है एटसेट्रा, ये वो गैसेस हैं जो रियल में है, रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। और कुछ गैसेस ऐसी हैं जो आइडियल गैस हैं। आइडियल का मतलब होता है ख्याली, आपके ख्याल में है, आपकी सोच में, जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। और कोई भी आइडियल गैस दुनिया मतलब रियल में दुनिया में मौजूद नहीं, एग्जाम्पल इसकी कोई नहीं है। अब आप बच्चे सोचते हैं भाई ऐसा क्यों, आइडियल गैस बनाया क्यों किया जब दुनिया में है ही नहीं। तो असल में आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में, गैस लॉस के बारे में। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, मैट्रिक में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने। तो ये जो गैस लॉस होते हैं इनको आइडियल गैस लॉस भी कहा जाता है, क्योंकि ये गैस लॉस रियल गैस पे अप्लाई नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होती दुनिया में। आइडियल गैस वो गैस होती है जिसका वॉल्यूम 0 हो जाता है। आइडियल गैस वो गैस होती है जिनके गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती है। और ये कोई नहीं है। अब आप बोलोगे कोई नहीं है तो लिखा क्यों किया, बनाए मतलब क्यों लिख रहे हैं बोर्ड पे? वजह ये है कि जो साइंटिस्ट है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, उन्होंने जो अपने लॉस पेश किए थे ना गैस लॉस, वो गैस लॉस रियल गैस पे हर टेम्परेचर प्रेशर पे अप्लाई होते ही नहीं थे। एक कहीं ना कहीं आगे जाकर वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते थे, लिमिटेशन आ जाती थी उसकी। अब जाहिर सी बात है जब लिमिटेशन आ जाएगी तो सूरत में क्या होगा कि वो फिर वो लॉ बन ही नहीं सकता। लॉ तो वही होगा ना जो 100% करेक्ट होगा हर कंडीशन पे, हर सिचुएशन पे। तो अब मसला ये कि इतनी मेहनत उनको लगा ज़ाया हो जाएगी, तो उन्होंने लोगों ने उनसे सवाल कर दिया भाई ये तो बताओ कि ये क्या, ये क्यों नहीं लग रहा ये रियल गैस पर ये। तो उन्होंने बोला भाई ये जो हमारा जो लॉ है ये रियल गैस के लिए थोड़ी ना है, ये तो आइडियल गैस के लिए है। तो लोगों ने ठीक है कहाँ आइडियल गैस दिखाओ, एग्जाम्पल दो। तो बोला आइडियल तो मेरे ख्याल में और ख्वाब में। तो ये कहानी हुई असल में, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो आइडियल गैसेस इसको हम कहते हैं जो सिर्फ गैस लॉस को प्रूव करने के लिए होती हैं। और उनके बारे में एक पॉइंट ये होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन रिपल्जन कुछ नहीं होता है। जबकि अपने गैस लॉस को प्रूव करने के लिए इन साइंटिस्ट ने इतने बड़े लॉ को जो है वो गलत साबित कर दिया, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आपने मैट्रिक फर्स्ट ईयर दोनों में पढ़ा होगा कि वो क्या क्या कहता है कि दुनिया की हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है किसी एक फोर्स से। दो बॉडी अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स हम बता भी सकते हैं F=G m1m2/r² से। इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कितनी फोर्स के साथ एक बॉडी दूसरी बॉडी को खींच रही है। m1 में पहली बॉडी, m2 में दूसरी बॉडी होगी, और G यूनिवर्सल वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, r जो दोनों के बॉडी के बीच का डिस्टेंस है, फोर्स आ जाएगा। इस न्यूटन कहता था मैं दुनिया में उंगली हिलाता हूँ, मेरी उंगली हिलाने से चांद भी हिल जाता है। मतलब तो क्योंकि उसकी उंगली का भी एक वजन है, चांद का भी एक वजन है, और फोर्स भी आ जाएगी कितना फोर्स न्यूटन अपनी उंगली से चांद पर लगा रहा है। लेकिन वो उंगली उसकी इतनी छोटी है कि वो चांद को हिला नहीं पाएगी इतना ज़्यादा, हल्का सा अफेक्ट कर पाएगी, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें साथ में अफेक्ट कर भी जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता है जब आप सीव्यू जाते हो और 14वीं का चांद होता है तो पानी ज़्यादा ऊपर आया होता है, उसको हाई टाइड बोलते हैं, मद्दोजज़र। हाई टाइड मतलब ये कि ऊपर, क्योंकि क्या होता है कि चांद का मास बहुत ज़्यादा है, चांद एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, और समंदर का पानी भी मैसिव होता है, बहुत भारी होता है। तो चांद क्या करता है, समंदर के पानी को अपनी तरफ खींचता है। जब वो खींचता है तो क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है। इसकी वजह से जो है 14वीं के जब चांद करीब होता है ना, तो 14वीं के चांद में तो पानी ऊपर होता है, जब चांद दूर चला जाता है तो पीछे चला जाता है पानी। टोर्नेडो एक अलग चीज़ है, भंवर बनता है, वो तो साइक्लोन की वजह से बनता है। बोलो नहीं, वो उसमें मास ज़्यादा नहीं है ना उसका। टंकी का पानी के वज़न और समंदर के पानी के वज़न में बहुत फ़र्क है, ठीक है। इसे टैंक वही बताना चाह रहा था मैं तुमको कि जो टैंक का पानी है उसका वज़न कम है, जबकि जो समंदर में पानी उसका वज़न ज़्यादा है, इसलिए आपको ऊपर खींचता हुआ वो दिखाई देता है, फील होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आए तो अच्छा और भी चीज़ें हैं। कुछ लोग होता है लुनेटिक्स, कुछ लोगों को लुनेटिक्स कहा जाता है। लुनेटिक्स किसे कहते हैं, चांद के पागल। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 14वीं की रात को वो पागल हो जाते हैं, चांद की 14वीं तारीख को पागल हो जाते हैं, जब रात ख़त्म होती है तो फिर दोबारा से हो जाता है। मूवीज़ वगैरह, हॉरर मूवी वगैरह में दिखाते हैं। ये असल में एक साइंटिफिक फिनोमेना है, इसके पीछे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, ठीक है। कैसे, जो लोग लुनेटिक्स होते हैं ना, उनके कान के नीचे एक फ्लूइड जमा हुआ होता है, एक फ्लूइड होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है उनके कान में, ठीक है। तो जब 14वीं का चांद आता है, चांद करीब आता है ना, जब वो कैपिलरी टाइप का होता है, पतला सा, वो दिमाग से जुड़ा होता है डायरेक्ट को। तो क्या होता है कि वो यहाँ से कान से क्या होता है कि वो खिंचाता है लिक्विड और दिमाग में घुस जाता है वो लिक्विड। लेकिन उसके अंदर कैपिलरी है, कैपिलरी से मतलब पतले से ट्यूब में है, तो वो उसको खिंचा सकता है आराम से, ठीक है। तो पतले से ट्यूब की वजह से वो खिंचाता है और वो ऊपर आसमान, वो जो है वो ऊपर चला जाता है दिमाग में जाता है, तो इंसान पागल जैसे हरकत करना शुरू कर देता है, इसमें जिन चढ़ गया, जिन हो गया, सब ये कहते हैं। तो उसके बाद जब वो दोबारा ख़त्म हो जाती है, जब शाम मतलब के एंड हो गई उसकी, मतलब रात खत्म हो गई, सुबह होती है, उसके बाद दोबारा वो नीचे जाता है, दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तो इसका मतलब ये सब चीज़ों से क्या साबित होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन
कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को चाहे वो जितनी भी दूर हो वो उसको खींचे ज़रूर है एक फोर्स से। तो इतने बड़े रूल को स्टेप नंबर 5 में केम्प्टी के रूल नंबर 5 में गलत हो जा रहा है कि इन आइडियल गैसेस नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। बात समझ में आ रही क्यों फॉल्टी पोस्टुलेट है ये, क्यों गलत है ये, ठीक है, बड़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट उसके बाद आओ तो आखिरी पॉइंट है, वो क्या कहता है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके नीचे एक इक्वेशन लिख लेना कि हाफ mv² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टेम्परेचर। मतलब ये दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज टेम्परेचर। तो ये काइनेटिक एनर्जी है गैसेस का। याद रखो बच्चा, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, मास कभी भी वेरी नहीं करती है, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं तो हम असल में वेलोसिटी कह रहे होते हैं। जब हम कहते हैं किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मास तो इंक्रीज हो नहीं सकता कभी भी, वो कांस्टेंट रहता है। तो किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है वो उसके काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होता है, उनके गैसेस के मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, और जब टेम्परेचर कम करते हैं तो मूवमेंट स्लो हो जाती है, करीब करीब आ जाते हैं, तो आखिरकार वो लिक्विड बन जाते हैं। फिर और टेम्परेचर कम कर देते हैं और मूवमेंट कम हो जाती है, और करीब आ जाते हैं, और लिक्विड से वो सॉलिड बन जाते हैं। इससे साबित होता है कि टेम्परेचर एक्सल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। आगे बात समझ में सबको। तो डिफ्यूजन किसे कहते हैं, नफूस पजीरी। तो डिफ्यूजन के बारे में आप जानते हैं क्या, किसको जानते हैं, व्हाट इज़ डिफ्यूजन? गैसेस का फैल जाना डिफ्यूजन है, ठीक है, कि गैसेस जो है वो फैल जाते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है फैलने की। चूँकि हमने पढ़ा था गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, जितनी जगह उनको मिलती है उतनी जगह में वो फैल जाती है, इसलिए गैसेस के अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे स्प्रे है, मिसाल के तौर पर जब आप बॉडी स्प्रे करते हैं तो बॉडी स्प्रे जो है वो फैल जाती है, उसकी खुशबू दूर दूर तक, तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ डिफ्यूजन। या फिर हम ये भी कहते हैं घर पे अगर किचन में बिरयानी बन रही होती है तो फिर आपको जो है बेडरूम में पता लग जाता है कि हाँ भाई जो है वो अम्मी बिरयानी बना रही है, उसकी स्मेल से चूँकि गैस डिफ्यूज़ हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आपके पड़ोस में अगर बारबेक्यू बन रहा है तो आपको भी पता लग जाता है कि जो है वो बारबेक्यू बन रहा है। और अगर आपके घर पे अगर बैगन का भुर्ता बना हो तो ज़्यादा फिर फील भी होता है कि वाकई में बारबेक्यू बन रहा है। फिर खा रहे होते हैं बैगन का भुर्ता, खुशबू हम उसकी ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं कि जो गैसेस होती हैं उनके अंदर स्प्रेड करने की खसूसियत होती हैं, वो फैल जाती हैं। इसको हम ये कहते हैं द स्प्रेडिंग आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा से कम की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर मैंने दिखा हुआ है कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस थे हायर कंसंट्रेशन पे, और यहाँ पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स कम थे। तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेंगे। इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। गैसेस का हायर से लोअर की तरफ मूव कर जाना, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव कर जाना। अच्छा, एक और चीज़ होती है इफ्यूजन, कि इफ्यूजन किसे कहते हैं, कि अगर डिफ्यूजन एक बहुत छोटे सुराख से या ऑरिफिस जिसको हम कहते हैं, ऑरिफिस या वेरी स्मॉल होल से जब हो रही हो तो उसी डिफ्यूजन को हम कहते हैं फ्यूजन। मिसाल के तौर पे आप बाइक चला रहे हो और बाइक से जो है पंक्चर हो गई बाइक, जब बाइक पंक्चर हो जाती है तो बाइक में बहुत छोटा सा सुराख हो जाता है, और उस सुराख से क्या होती है, हवा जो है वो बाहर आने शुरू हो जाती है, ठीक है, एक छोटे से होल से। तो इसको स्प्रे के अंदर भी यही होता है, यस। तो उसको भी हम कहते हैं इफ्यूजन, चूँकि एक स्मॉल होल से क्या हो रहा होता है कि वो गैसेज जो है वो बाहर आ रही होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख लो कि इधर पर क्या है कि यहाँ पर भी आपको हायर टू लोअर कंसंट्रेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ओपनिंग थोड़ी बड़ी थी और यहाँ पर ओपनिंग छोटी है। तो इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इफ्यूजन बोलेंगे। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में थोड़ा सा ये फ़र्क होता है, होना वही है, डेंसर से रेडियर की तरफ जाना है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना है, लेकिन उसमें होल का फ़र्क है कि किस ओपनिंग से वो जा रहा है। अब उसी पर, इसी डिफ्यूजन पर हमारे पास एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ ग्राहम्स लॉ, या ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो कहलाता है हमारे पास, ठीक है, ग्राहम का डिफ्यूजन का कानून। तो ये ग्राहम एक साइंटिस्ट है, थॉमस ग्राहम, उन्होंने इस लॉ को जो है वो पेश किया था, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो एक स्कॉटिश केमिस्ट थे, एक स्कॉटलैंड के केमिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस ग्राहम, उन्होंने इस लॉ को पेश किया था, उन्हीं के नाम पर है ये। और इससे हम क्या डिस्कस करते हैं इसके अंदर के अबाउट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए कोई गैस किस स्पीड के साथ डिफ्यूज़ कर रही है, इसको हम यहाँ पर इस लॉ में हम पढ़ते हैं। तो जैसे क्लास 9th में भी आपने ये पढ़ा था थोड़ा बहुत, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के नाम से, चैप्टर 6 में, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। तो ये लॉ क्या कहते हैं, ये लॉ कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस
इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब गैसेस जो डिफ्यूज़ करती हैं, तो गैसेस के जो रेट से मुराद यहाँ पर होती है स्पीड। तो यहाँ पर जो है वो रेट से मुराद है स्पीड। तो गैस के डिफ्यूज़ करने की जो स्पीड है, तो वैसे फिजिक्स के अंदर रेट हम कहते हैं समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, कि जब कोई चीज़ टाइम से डिवाइड हो रही है तो उसको हम रेट कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वहाँ पर रेट से हमारा डिवाइड बाय टी कह रहे होते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, इस तरह कॉमर्स के अंदर हम रेट की मुराद लेते हैं। रेट से मुराद प्राइस, कोई कीमत। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना यार इस मोबाइल का क्या रेट है, रेट लिस्ट क्या है, ठीक है, या सोने का क्या रेट चल रहा है, तो वो रेट होता है कीमत। केमिस्ट्री के अंदर रेट जो है, केमिस्ट्री के अंदर रेट का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, गैस के जो स्पीड होती है फैलने की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही होगी उसको, और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है। तो स्पीड गैस के फैलने की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी उसके। ठीक है, जैसे आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 1/4 करके लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। इससे क्या पता लगता है, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी, और किसी गैस की अगर मॉलिक्यूलर मास अगर कम होगा तो वो ज़्यादा फास्टर रेट पर डिफ्यूज़ करेगा। मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड कर रहा है ना, कि जितना ज़्यादा भारी गैसेज होंगी वो स्लो डिफ्यूज़ करेंगी, और जितने ज़्यादा जो लाइटर गैसेज होंगे वो फास्टर डिफ्यूज़ करेंगी। अगर हम कहते हैं यहाँ पर कि CH4 गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है, आप दोनों गैस में से फास्टर कौन सी गैस डिफ्यूज़ करेगी, तो CH4 करेगी, क्योंकि उसका 16 हो जाएगा 12 + 4, और ऑक्सीजन गैस फास्टर नहीं करेगी चूँकि वो 32 AMU उसका होगा, चूँकि स्लो। नॉर्मली मतलब अगर हम इस तरह से बना दें कि यहाँ पर हम एक दीवार खड़ा कर दें, यहाँ पर हम दीवार के लगा दें, और इधर पर हम बना देते हैं एक ये बंदा, ठीक है, जिसका नाम है पतलू, और यहाँ पर हम बना देते हैं कि ये बंदा जिसका नाम है मोटू, और उसके वज़न समझ लो कि है 16 kg है, इसका वज़न 44 kg है, और दोनों को करना क्या है कि इस दीवार को छूना है। तो ज़्यादा तेज़ी के साथ फास्टर कौन सा, मतलब मोटू या पतलू में से कौन तेज़ी के साथ, पतलू जल्दी छू लेगा चूँकि पतला तेज़ी से भागेगा। तो सेम यही चीज़, अगर अभी 16 kg को हम कर लें 16 AMU, और यहाँ पर मैं पतलू के बजाय कह दूँ ये मीथेन है, और यहाँ पर 44 kg को मैं कर लूँ क्या 44 AMU, और 44 से मराद मैं क्या लूँ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ज़्यादा तेज़ी के साथ मीथेन गैस क्यों फैलेगा, चूँकि लाइटर है, और ये स्लो इसलिए फैलेगा चूँकि भारी है। तो भारी चीज़ें हमेशा स्लो मूव करती हैं बनस्बत लाइटर चीज़ों के। ठीक है, यही कहलाता है ग्राम स्लॉट डिफ्यूजन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने इसकी देख ली। इतर गैस होती है कंडेंस स्टेट के, मतलब इतर की बात करें परफ्यूम की बात करो। चलो अभी इसको मैं एट द एंड में कभी आंसर देता हूँ उसको। ठीक है, चलो इसके बाद में आंसर देता हूँ, क्वेश्चन कर लिया। तो मैथमेटिकल भी हो गया, समझ में आ गया ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उसके बाद डेरिवेशन इसमें हम करते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेशन में क्या, हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस ए गैस बी। दोनों गैसेस के रेट और डिफ्यूजन को हम कंपेयर करेंगे। गैस ए के लिए RA हो गया, MA हो गया, गैस बी के लिए RB और MB हो गया। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है हमेशा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएं, कांस्टेंट यहाँ लगा दे K, ये K कहलाता है, K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो K कांस्टेंट लगा लिया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर भी K कांस्टेंट लगा लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दिया, इसको इक्वेशन 2 बना दिया। देन क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो RA अपॉन RB हो गया, और ये K अपॉन √MA ये डिवाइड हो गया K अपॉन √MB से। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बनाया तो चेंज हो गया, वो K और K कैंसिल हो गया, तो आपके सामने ये इक्वेशन आ गई बनकर। ठीक है, कि RA अपॉन RB इक्वल टू √MB अपॉन MA। रेसिप्रोकल आया हुआ था, सामने उलट, A के सामने B है, B के सामने A। इस तरह से डेंसिटी के लिए भी निकाल सकते हैं, DB अपॉन DA। तो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास एक ही टर्म, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कंपेयर द रेट्स ऑफ दैट इज Yes, compare the rates of helium and sulfur dioxide. ये compare the rate of diffusion of helium and sulfur dioxide. कि ये दो गैसेस मौजूद हैं, बताएं इनकी डिफ्यूजन के रेट्स में क्या कंपैरिजन करें कि कौन सी गैस दोनों में से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलती है, और जो ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलती है वो कितने तेज़ी के साथ फैलती है बनिस्बत दूसरे गैस के। ठीक है,
उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डाटा हेयर। तो डेटा के अंदर क्या है, पहली बात तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास हमें पता होना चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 AMU। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास, दैट इज़ 32 + 32 64 AMU हो जाएगा। और आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है तो मतलब आपको RA/RB ये लगाना है, ठीक है। याद रखो कि हमेशा यहाँ पर छोटी गैस को ऊपर, हल्की गैस को ऊपर रखा करो, भारी गैस को नीचे। तो ये हो जाएगा RHE/RSO2, मर्जी पे नहीं किया करो, ठीक है। तो हमेशा छोटी वैल्यू ऊपर होगी R में, छोटा जिसका वो वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेटा के बाद आ जाओ उसमें सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि डिफ्यूजन का वर्ड आ गया, कंपैरिजन का वर्ड आ गया, तो ग्राम्स लग जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट कि RA/RB, तो RA की जगह RHE/RSO2। अब ये उसका रिवर्स आ जाएगा यहाँ पर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम, ठीक है। चूँकि यहाँ पर रिवर्स होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि RHE के सामने MSO2 होगा और RSO2 के सामने MHE होगा, ठीक है। तो RHE/RSO2 इज इक्वल टू, ये हो गया यहाँ पर 64 अपॉन, और ये हो गया 4। तो उसका निकालो उसकी वैल्यू, 64 को 4 से डिवाइड करो, उसके बाद अंडर रूट लो। रूट से निकलने के बाद, रूट से निकल के 4 हो जाएगा, ओके 4 आ गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, और नीचे 1 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर रेशो आ गया RHE/RSO2, ये आ गया 4:1। मतलब हीलियम गैसेस का रेशो 4 है और SO2 का 1 है। तो हम नीचे ये लिख सकते हैं कि हीलियम गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स, चूँकि 4 है ना, तो 4 टाइम्स फास्टर देन विच गैस, फास्टर देन SO2 गैस, एंड दिस इज आंसर। समझ आएगा सबको कैसे हुई। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 47, प्रॉब्लम 1। द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस A and B इज़ 1.5:1। 2 गैसेस हैं, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो 1.5:1 है, मतलब RA/RB दिया हुआ है। इफ़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A 16, गैस A का मास 16 है, तो मालूम कीजिए गैस B का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको डेटा इसका बनाएंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के बीच के रेशोज़ दिए हुए हैं, मतलब RA/RB दिया हुआ है। तो RA/RB क्या दिया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू 1.5:1, मतलब 1.5/1। तो अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वही है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह कि A और B का रेशियो 1.5:1 है, मतलब 1.5/1 है। अगर गैस A का मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 16 AMU है, तो आप बताइए गैस B का कितना होगा, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये चूँकि डिफ्यूजन की बात आ गई सवाल के अंदर, तो ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ हो जाएगा कि RA/RB इज इक्वल टू अंडर रूट MB/MA, ठीक है। RA/RB तो आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू MB कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस भी निकालना है, और MA कितना आ गया 16। अब इस रूट को हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 16 हो जाएगा ना, तो ये 16 से मल्टीप्लाई करो। अब बोलो ओके, तो लोग मतलब सही दिमाग खोल के पढ़ रहे हो।